अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर में प्लांट एनाटमी में प्लांट्स में मिलने वाले डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ और टिश्यू सिस्टम कवर किए। अब यहाँ पे इस वीडियो में हमें एक्चुअल में जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लांट की रूट होती है, प्लांट की स्टेम होती है और प्लांट की जो लीफ होती है, उनकी एनाटमी स्टडी करनी है। किसी भी प्लांट पार्ट की स्टडी करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हमें उसका छोटा सा सेक्शन काटना पड़ेगा, एक टुकड़ा काटना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सेक्शन, जो कि बहुत ही पतला टुकड़ा होना चाहिए। उस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद में उस पार्ट के अंदर, उस सेक्शन में सेल दिखाई पड़ेंगे और टिश्यू का दिखाई पड़ेंगे। वो जो सेल और टिश्यूज़ का आपस में अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्लांट की एनाटमी। तो यहाँ पे प्लांट एनाटमी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सेक्शनिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। किसी भी प्लांट पार्ट की सेक्शनिंग, या फिर हम उसको कैसे कट करते हैं ताकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकें। मान लो ये हमने एक प्लांट पार्ट बना लिया, ये एक प्लांट का पार्ट है, प्लांट का टुकड़ा है। दो तरह की सेक्शनिंग यहाँ पे की जा सकती है। पहली सेक्शनिंग है ट्रांसवर्स सेक्शनिंग, ये वाली सेक्शनिंग। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो इसका मेन एक्सिस था, ये जो इसका मेन एक्सिस था इस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट का, उसके परपेंडिकुलर मैनर में उसके 90 डिग्री पे एक टुकड़ा इसका कट किया। कट करने के बाद में जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का सर्कुलर दिखाई पड़ेगा। इस तरह के सेक्शन को, जो कि उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन। ज़्यादातर प्लांट पार्ट्स की एनाटमी पढ़ने के लिए हम ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर परपेंडिकुलर सेक्शन, इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक और तरह से सेक्शनिंग की जा सकती है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग, जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट के अलोंग द एक्सेस एक टुकड़ा काटते हैं। ये जो दूसरा हमने टुकड़ा काटा है, ये अलोंग द एक्सेस काटा है। इसको जब हम स्टडी करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसके अंदर में जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो इस सेक्शन को बुलाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो किसी भी प्लांट पार्ट के अंदर में दो तरह के सेक्शन होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन जो उसके परपेंडिकुलर है उसके एक्सेस के, और एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो उसके एक्सेस के अलोंग द एक्सेस पड़ता है। इन दोनों तरह के सेक्शन का इस्तेमाल प्लांट एनाटमी पढ़ने में किया जाता है। उसमें से भी जो मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन और परपेंडिकुलर सेक्शन। अब प्लांट्स के अंदर में कितने पार्ट्स हैं जिनका हम एनाटमी पढ़ेंगे? रूट, स्टेम, लीफ। उसमें भी दो डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं हम, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। एक है डाइकॉट प्लांट और एक है मोनोकॉट प्लांट। तो हम डाइकॉट रूट को पढ़ने वाले हैं, मोनोकॉट रूट को पढ़ने वाले हैं। डाइकॉट स्टेम को पढ़ने वाले हैं, मोनोकॉट स्टेम को पढ़ने वाले हैं। डाइकॉट लीफ को पढ़ने वाले हैं और मोनोकॉट लीफ को पढ़ने वाले हैं। तो टोटल हमें 6 प्लांट पार्ट्स की सेक्शनिंग स्टडी करनी है, 3 डाइकॉट और 3 मोनोकॉट। स्टार्ट हम करने वाले हैं डाइकॉट स्टेम से, जो कि सबसे मुश्किल है, और अगर एक बार ये समझ में आ जाता है तो बाकी सारे सेक्शनिंग या एनाटमी पढ़ना इजी हो जाएगा। डाइकॉट स्टेम एनाटमी। एनाटमी पढ़ने के लिए हम एक यंग डाइकॉट स्टेम की, एक यंग डाइकॉट जो स्टेम है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर कि परपेंडिकुलर सेक्शन स्टडी करने वाले हैं। यंग डाइकॉट स्टेम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अडल्ट स्टेज में जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है डाइकॉट स्टेम, तो उसके अंदर में एनाटॉमिकल फीचर चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यंग स्टेम की बात करने वाले हैं। सबसे बाहरी लेयर जो किसी भी डाइकॉट स्टेम के यंग स्टेज में उसके टीएस सेक्शन के सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये हमने बना दिया एपिडर्मिस, जो कि इलोंगेटेड सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, और एक सिंगल सेल लेयर है, एक सिंगल सेल से बनी हुई लेयर ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है।
ये हमने यहाँ पे इसको बाहर की तरफ ड्रॉ कर दिया। एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन्फेक्शन से, या किसी पैथोजन वो डायरेक्टली प्लांट के अंदर एंटर ना कर पाए उसको प्रोटेक्ट करना। ऐसी प्रोटेक्शन तभी मिल पाएगी जब एपिडर्मिस के जो सेल हैं वो आपस में क्लोजली अटैच्ड रहें। एपिडर्मिस के सेल आपस में क्लोजली अटैच्ड रहते हैं, उनके बीच में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उनके बीच में कभी भी इंटरसेल्यूलर स्पेस या फिर गैप देखने को नहीं मिलता। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर हमने बनाई है, दिस इज एपिडर्मिस। ये हो गया हमारे पास में एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके बीच में नहीं होता। कितने सेल की लेयर है? सिंगल सेल लेयर। ये एक सिंगल सेल की लेयर बनी हुई है जो हम आगे चल करके लिखेंगे। एपिडर्मिस के कुछ जगहों पर, जगह जगह पर कुछ एपिडर्मल हेयर्स निकल रहे होते हैं जिनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर शूट हेयर। यहाँ पे कुछ एपिडर्मिस में जगह जगह पर कुछ मल्टी सेल्यूलर शूट हेयर निकल रहे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर शूट हेयर या फिर ट्राइकोम्स। ये हो गए हमारे पास में शूट हेयर या फिर ट्राइकोम्स। शूट हेयर हमेशा मल्टी सेल्यूलर होते हैं और आउटर साइड पे लोकेटेड होते हैं इस तरह से। चाहे एपिडर्मिस की बात करें चाहे ट्राइकोम्स की बात करें, इनके ऊपर में एक वैक्स की कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और ये वैक्स की कवरिंग का काम होता है वाटर लॉस को, ट्रांसपीरेशन को रोकना। वाटर का जो लॉस है उसको रोक के रखना। ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, दिस इज वैक्सी लेयर, जिसको क्यूटिकल लेयर भी बुलाया जाता है। दिस वैक्सी लेयर। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस लेयर के जस्ट अंदर की तरफ या नीचे की तरफ बोले तो यहाँ पर एक सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक सेल्यूलर लेयर है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस, जो कि कोलेनकाइमाटस सेल से बनी हुई है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये जो सेल्यूलर लेयर हम बना रहे हैं, दिस इज हाइपोडर्मिस। दिस इज हाइपोडर्मिस। ये जो हमने यहाँ पे बना दिया, दिस इज हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस है ये कोलेनकाइमा के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ये हाइपोडर्मिस किससे मिलकर के बने हुए हैं? कोलेनकाइमा के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। आपको याद होगा कोलेनकाइमा के सेल जो होते हैं, जब हमने परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था तो हमने बताया था कि कोलेनकाइमा के सेल यंग डाइकॉट स्टेम के अंदर में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलते हैं। तो वो जो जस्ट नीचे एपिडर्मिस के मिलते हैं वो हाइपोडर्मिस में ही मिल रहे होते हैं। कोलेनकाइमा का काम क्या था, क्या रोल था? फ्लेक्सिबिलिटी देना। भाई कोई भी यंग डाइकॉट स्टेम जो होती है यंग स्टेज में, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो बेंड हो जाती है, ईजिली हवा में फ्लटर कर सकती है। वो इसीलिए कर सकती है क्योंकि इसका जो एपिडर्मिस है वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है। कोलेनकाइमा के सेल एक दूसरे के साथ में बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। तो जो कोलेनकाइमा के सेल हैं यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, और एपिडर्मिस में तो कहीं पर भी नहीं होता। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो हमें जर्नल कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे पैरेनकाइमा के सेल हैं जो लूजली अरेंज्ड हैं, मतलब उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं जर्नल कॉर्टेक्स।
ये पूरे में प्रेजेंट है, हम इसको यहाँ तक बना सकते हैं आराम से। ये हो गया जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स किससे मिलकर के बना हुआ है? पैरेन्काइमा के सेल से मिलकर के बना हुआ है। जर्नल कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एक सेलुलर लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है एंडोडर्मिस। यहाँ पर सेलुलर लेयर प्रेजेंट है, दिस इज एंडोडर्मिस। दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। तो पहले हम ये वाली लेयर देखते हैं, जनरल कॉर्टेक्स। और सबसे ये वाली लेयर जो अभी हमने नई लेयर बनाई है, दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ये जो एंडोडर्मिस है ये भी पैरेन्काइमा की सेल की बनी हुई है, लिविंग सेल की बनी हुई है, और ये सेल आपस में क्लोजली अटैच्ड हैं जिससे एक कंटिन्यूअस लेयर यहाँ पे बन पाई है। एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में, एंडोडर्मिस की जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टार्च के बने होते हैं। ये जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जो किससे बने हुए हैं? स्टार्च से मिलकर के बने हुए हैं। क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में स्टार्च ग्रेन्यूल दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस को एक और नाम दिया जाता है स्टार्च शीथ या फिर स्टार्च की मेम्ब्रेन। तो जो डाइकॉट की एंडोडर्मिस है इसका एक और नाम होता है स्टार्च शीथ। इन तीनों लेयर्स को, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिला करके बोला जाता है कॉर्टेक्स। जो यंग डाइकॉट स्टेम का कॉर्टेक्स है वो इन तीनों को मिला करके बनता है, जिसमें सबसे बाहरी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिर जर्नल कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमा के सेल का बना हुआ है, बीच में काफ़ी सारे इंटरसेल्युलर स्पेस हैं। सबसे इनर वाला लेयर है, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है और आपस में काफ़ी क्लोजली चिपके हुए हैं। एंडोडर्मिस सेल के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर स्टार्च के बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसी वजह से एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कह करके बुलाया जाता है। तो ये कॉर्टेक्स की 3 डिफरेंट लेयर हैं, इसीलिए जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर में कॉर्टेक्स फुली डिफरेंशिएटेड होता है। जो डाइकॉट स्टेम का कॉर्टेक्स है वो कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड, पूरी तरह से 3 डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पे पेरीसाइकल प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? पेरीसाइकल। अब ये जो पेरीसाइकल लेयर एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ लोकेटेड है या एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ लोकेटेड है, ये 2 डिफरेंट सेल से मिलकर के बनी हुई है और दोनों का अलग अलग काम है। कुछ पार्ट में, जो एंडोडर्मिस का कुछ पार्ट है वो स्क्लेरेन्काइमा के का बना होता है। वो किसका बना होता है? इस तरह के स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। अलग अलग पैचेस की फॉर्म में, ये जो हमने ऑरेंज कलर से ये ड्रॉ किया है, ये पैचेस ड्रॉ किए हैं क्रीसेंट शेप के या फिर मून शेप के। ये स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस हैं जिनको हम बंडल कैप भी बुलाते हैं। ये जो पैचेस हैं इनको क्या बुलाया जाता है? बंडल कैप। क्यों बोलते हैं? जब हम आगे वस्कुलर बंडल के साथ इनका रिलेशन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी पेरीसाइकिल का पार्ट है। अच्छा, जो बचा हुआ पेरीसाइकिल का पार्ट है, मतलब इन 2 बंडल्स के बीच में जो ये बचा हुआ गैप है, ये भी पेरीसाइकिल है। यहाँ पर जो पेरीसाइकिल प्रेजेंट है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ है। इस बंडल कैप के बीच में जो पेरीसाइकिल है वो किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा का। और फिर उसके बाद में स्क्लेरेन्काइमा के बंडल कैप प्रेजेंट है। ये जो बंडल कैप है ये किसका बना है? स्क्लेरेन्काइमा।
और ये जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है इस पैचेस, दीज आर पैरेन्काइमा। और ये दोनों ही, चाहे बंडल कैप की बात करें और ये जो पैरेन्काइमा की लेयर है, ये दोनों पार्ट हैं पेरीसाइकिल के, दोनों मिल करके पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो पेरीसाइकिल है टोटल लेयर, वो दो डिस्टिंक्ट सेल से बनी हुई है। कुछ जगहों पर स्क्लेरेन्काइमा के बंडल कैप है और कुछ जगहों पे पैरेन्काइमा के सेल हैं। हमने बताया था कि बंडल कैप इनका नाम क्यों दिया गया है वो आपको समझना पड़ेगा। जो बंडल कैप हैं, इनके जस्ट आगे वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम बंडल कैप है। और बंडल कैप का काम भी है वस्कुलर बंडल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो वास्कुलर बंडल है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है बंडल कैप का। जो वस्कुलर बंडल हैं वो कंजॉइंट टाइप के होते हैं। स्टेम में हमेशा वस्कुलर बंडल कंजॉइंट टाइप के होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे रहते हैं। जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, लेकिन दोनों के दोनों सेम रेडियस पे रहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पिंक कलर का पैच यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो पिंक कलर का पैच हमने जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बीच में बनाया है, ये एक्चुअल में इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पिंक कलर से हमने पैच ड्रॉ किया है, दिस इज इंट्राफासिक्यूलर वस्कुलर कैम्बियम। आपको याद होगा कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक प्राइमरी कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। पर ये कैम्बियम अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं प्रेजेंट, क्योंकि कैम्बियम को एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट होने के लिए ये जो कैम्बियम के बीच में खाली जगह प्रेजेंट है, यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप करना पड़ेगा, जो बाद में डेवलप करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डेवलप करेगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक छोटा सा पैच प्रेजेंट है, जिसका नाम है प्राइमरी इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। जो वस्कुलर बंडल है, अगर आप ध्यान से देखो तो उनमें एक रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। डाइकॉट स्टेम की खास बात होती है कि जो इनका वस्कुलर बंडल है वो एक रिंग अरेंजमेंट शो करता है, एक अंगूठी की शेप में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल के सबसे बीच में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, ये पैरेन्काइमा से बने होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में काफ़ी सारा गैप प्रेजेंट होता है, जैसा आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिथ। जो सबसे बीच में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पिथ, या फिर इसी का दूसरा नाम है मेड्यूला। और पिथ और मेड्यूला किसके बने हैं? पैरेन्काइमा के सेल के। ऐसे पैरेन्काइमा के सेल जिनके बीच में भर भर के इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। पिथ के कुछ सेल दो वस्कुलर बंडल के बीच में भी मूव करते हैं। भाई जो पिथ से निकलते हुए सेल हैं वो दो वस्कुलर बंडल के बीच में इस तरह से रेडिएट करते हैं, इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, जो एक एक्सटेंशन के टाइप दिखाई पड़ता है। ये इस तरह से, ये जो एक्सटेंशन की तरह, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है पिथ का वस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में, इन एक्सटेंशंस को बोला जाता है मेडुलरी रेज या फिर पिथ रेज। जैसे सन की रेज चारों तरफ फैलती हैं, उसी तरह से मेड्यूला या सेंटर से चारों तरफ कुछ एक्सटेंशन निकल रहे हैं और इन एक्सटेंशंस का नाम है मेडुलरी रेज या फिर पिथ रेज। तो इसको हम बताएंगे पिथ रेज, या फिर इन्हीं को मेड्युलरी रेज भी बोला जाता है, मेड्युलरी रेज। तो ये एक पूरा डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमी है। वस्कुलर बंडल को यहाँ से निकाल के एक बार बाहर बनाते हैं ताकि हमें और क्लियर समझ में आएगा। वस्कुलर बंडल के ऊपर की साइड पे बंडल कैप प्रेजेंट है, जो स्क्लेरेन्काइमेटस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अंदर की तरफ प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल
जिसमें सेंटर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। जाइलम में भी जो छोटे जाइलम एलिमेंट्स हैं, जो हम प्राइमरी जाइलम की बात करें, ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि यंग स्टेज हमने लिया हुआ है। प्राइमरी जाइलम के जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, जो मेटाजाइलम वाले एलिमेंट्स हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ लोकेटेड है, अवे फ्रॉम सेंटर, और जो प्रोटोजाइलम है जिनके डायमीटर छोटे छोटे हैं वो सेंटर की तरफ लोकेटेड है, कोर की तरफ लोकेटेड है। ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है एंडार्च अरेंजमेंट। वस्कुलर बंडल एंडार्च है, कंजॉइंट है, एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, और उसके ऊपर में ये बंडल कैप प्रेजेंट है जो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है। और बंडल कैप किसका पार्ट है, किस लेयर का, पेरीसाइकिल का पार्ट होता है। ये हो गया डाइकॉट स्टेम एनाटॉमी। डाइकॉट स्टेम एनाटॉमी के बाद में अब हमें मोनोकॉट स्टेम एनाटॉमी पढ़ना है, क्योंकि स्टेम की एनाटॉमी दूसरी स्टेम से बहुत ज़्यादा सिमिलर होनी चाहिए, यही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि भाई जो डाइकॉट स्टेम की हमने एनाटॉमी बनाई है और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, उनके बीच में कितने परसेंटेज सिमिलैरिटी और डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि प्लांट्स इंटरनली भी कितने ज़्यादा एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आता है मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी। इसके लिए फिर से हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, यंग मोनोकॉट प्लांट का एक ट्रांसवर्स सेक्शन। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो यहाँ पर भी एपिडर्मिस की बनी हुई है, तो सबसे बाहर वाली लेयर हम एपिडर्मिस की बना देते हैं। जिसमें इलोंगेटेड सेल और आपस में एक दूसरे से काफ़ी चिपके हुए रहते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी पैथोजन डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। ये हो गया एपिडर्मिस। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डाइकॉट स्टेम के अंदर हमने एपिडर्मिस के ऊपर में कुछ शूट हेयर या फिर ट्राइकोम्स बनाए थे, जो यहाँ पर ट्राइकोम्स आपको नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट के अंदर में कोई भी ट्राइकोम स्टेम पर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ट्राइकोम्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो वैक्सीक्यूटिकल लेयर प्रेजेंट थी, जो ट्रांसपिरेशन को, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही थी डाइकॉट्स में, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है एक वैक्सी लेयर जिसका नाम है क्यूटिकल लेयर। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो हाइपोडर्मिस है, मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है, वो डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस से अलग होता है। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना था, कोलेनकाइमा का, और वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, उसको फ्लेक्सिबल बना रहा था। मोनोकॉट्स के अंदर में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। जो हाइपोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज मेड ऑफ डेड रिजिड सेल जिनका नाम है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो किससे बने हुए हैं, डेड एंड रिजिड सेल, स्क्लेरेनकाइमा के सेल। ये हमारे पास में प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, और ये जो हाइपोडर्मिस है ये किस तरह के सेल का बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये डेड सेल से बना हुआ है, इसका काम है डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसीलिए जो मोनोकॉट स्टेम होती है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो हवा के अंदर में आपने देखा होगा, अनाज, धान, गेहूँ, चावल, ये सब हवा चलने पर बहुत ईजिली बेंड हो जाते हैं, बहुत ईजिली टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कच्चे आम का प्लांट है जो डाइकॉट है, यंग स्टेज में उसके पास कोलेनकाइमा है, वो ईजिली फ्लटर कर सकता है, विंड में इधर उधर मूव कर सकता है, टूटेगा नहीं है। तो नीचे हो गया हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ, हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ आपको लगेगा कि अब जर्नल कॉर्टेक्स,
एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। लेकिन आपके ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ जितना भी सेल प्रेजेंट है वो सब जर्नल कॉर्टेक्स है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे पूरा का पूरा प्रेजेंट है जर्नल कॉर्टेक्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स बना हुआ है पैरेन्काइमा के सेल्स का, पैरेन्काइमा सेल्स का, और पैरेन्काइमा सेल्स के बीच बीच में खाली गैप, इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो पूरा जर्नल कॉर्टेक्स है। यहाँ पर एंडोडर्मिस अलग से आपको दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इनके कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस और जर्नल कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है कोर में। इसीलिए हम मोनोकॉट स्टेम के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि इनका जो कॉर्टेक्स है वो अनडिफरेंशिएटेड है, या फिर डाइकॉट स्टेम के कंपैरिजन में लेस डिफरेंशिएटेड है। इनका जो कॉर्टेक्स है वो डाइकॉट स्टेम के कंपैरिजन में लेस डिफरेंशिएटेड है। अगर यहाँ पर जर्नल कॉर्टेक्स है पूरे अंदर, तो इनके वस्कुलर बंडल किस तरह से प्रेजेंट होंगे, अब हमें वो समझना है। जो यहाँ पर वस्कुलर बंडल होते हैं वो पूरे जर्नल कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जगह जगह पर जर्नल कॉर्टेक्स में वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उसको एक डायग्राम की फॉर्म में समझाते हैं। ये हम वस्कुलर बंडल बना रहे हैं, ये जो सर्कल हम बना रहे हैं दीज आर एक्चुअली वस्कुलर बंडल्स। ये पूरे में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं इनका साइज बड़ा होता जाता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं पर नंबर की बात करें तो नंबर बाहर की तरफ पेरीफेरी में ज़्यादा है, और जो सेंट्रल पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ पे वस्कुलर बंडल कम प्रेजेंट है। ये जो हम इसको लेबल करते हैं वस्कुलर बंडल, इसके अंदर जाइलम भी प्रेजेंट है और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है वो जब हम एक इंडिविजुअल वस्कुलर बंडल को बड़ा करके ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा। वस्कुलर बंडल को सपोर्ट कैसे मिलने वाला है? भाई डाइकॉट्स के अंदर में तो वस्कुलर बंडल को इजीली सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बंडल कैप प्रेजेंट था जो इसको सपोर्ट दे रहा था। लेकिन यहाँ पर तो वस्कुलर बंडल बिल्कुल बिखरे हुए हैं इधर उधर, उनके ऊपर कोई पेरीसाइकिल है नहीं। तो सपोर्ट देने के लिए हर एक वस्कुलर बंडल के ऊपर में एक स्क्लेरेनकाइमा की लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बंडल शीथ। हर एक वस्कुलर बंडल पे अपनी खुद की बंडल शीथ प्रेजेंट होती है जो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है और सपोर्ट देने का काम करती है। या आप इस तरह से सब पे बना सकते हैं। जो पिंक कलर से वस्कुलर बंडल के ऊपर हमने बनाया दीज आर बंडल शीथ। These are bundle sheath. जो बंडल शीथ है वो किस तरह के सेल से बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब ही होता है डेड सेल, मतलब डेड सेल है और क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक वस्कुलर बंडल को यहाँ पे बड़ा सा बनाते हैं तो उससे और समझ में आएगा। ये वस्कुलर बंडल है और इसके ऊपर में ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट है जो इसको सपोर्ट दे रही है। अब अरेंजमेंट जो जाइलम और फ्लोएम का यहाँ पर प्रेजेंट है, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है और फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। सेंटर की तरफ अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ पेरीफेरी पर फ्लोएम है। माने कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंजॉइंट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? कंजॉइंट अरेंजमेंट। कंजॉइंट अरेंजमेंट होने के साथ में ये भी प्राइमरी जाइलम, ये भी प्राइमरी फ्लोएम। जो प्राइमरी जाइलम है
उसके छोटे वाले एलिमेंट्स, मतलब प्रोटोजाइलम की अगर हम बात करें तो वो अंदर की तरफ होते हैं, और जो मेटाजाइलम बड़े वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे प्रोटोजाइलम कोर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं एंडार्च, एंडार्च अरेंजमेंट। प्रोटोजाइलम के कुछ कैविटीज जो स्टार्टिंग में प्रोटोजाइलम बनता है उनमें से कुछ जो होती हैं वो कैविटीज की फॉर्म में लॉस हो जाती हैं। कुछ प्रोटोजाइलम जो सबसे स्टार्टिंग में बनी थी ना, वो क्या होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज होने के बाद में खाली जगह छोड़ देती हैं, जिस खाली जगह को बोलते हैं वाटर कैविटीज। इनके अंदर में वाटर भरा होता है और ये वाटर कैविटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि प्रोटोजाइलम के अंदर पाई जाती है। तो जो मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल हैं उनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज आपको दिखाई पड़ेंगी। ये पूरा एक मोनोकॉट का एनाटॉमी हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं डाइकॉट से। ध्यान से देखो, डाइकॉट के पास में लेयर वाइज अरेंजमेंट है। पेरेनकाइम पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल के अंदर वस्कुलर बंडल है, फिर पिथ है, फिर मेडुलरी रेज है। कंपेयर करने के लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टील। स्टील स्टील का मतलब होता है ऑल द टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस, ऑल द टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ जितने भी सेल प्रेजेंट हैं, जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उन सबको मिला करके बोला जाता है स्टील। अगर यहाँ पर देखें तो एंडोडर्मिस के नीचे क्या है, पेरीसाइकल सबसे पहले, पेरीसाइकल के बाद में वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के अंदर में मेडुला और मेडुलरी रेज। तो जो स्टील होता है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद में वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के बाद में मेडुला, जिसको पिथ भी बोल सकते हैं, मेडुला या फिर पिथ, और मेडुलरी रेज या फिर पिथ रेज, मेडुलरी रेज जिसको हम पिथ रेज भी बुलाते हैं। ये सब चीज़ें मिल करके स्टील का फॉर्मेशन करती हैं। क्या डाइकॉट स्टेम में आपको स्टील दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, प्रॉपर स्टील डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। पर क्या मोनोकॉट स्टेम में कोई स्टील है? नहीं, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम के पास ना तो पेरीसाइकल है, ना तो मेड्यूला है अलग से, ना मेड्यूलरी रेज है, और जो वस्कुलर बंडल हैं वो कहीं एक जगह पर ना लोकेटेड होके पूरे जर्नल कॉर्टेक्स में बिखरे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसी वजह से मोनोकॉट स्टेम में अगर हम बात करें, मोनोकॉट स्टेम में स्टील नहीं देखने को मिलता, जबकि डाइकॉट स्टेम में स्टील देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया एनाटॉमी मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो अब बात करते हैं डाइकॉट रूट से, स्टार्ट करते हैं हम। तो रूट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डाइकॉट रूट के बारे में। डाइकॉट रूट एनाटॉमी के लिए भी हम एक डाइकॉट रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, और उस ट्रांसवर्स सेक्शन में किस तरह के टिश्यू, किस तरह के सेल अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। एक ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो रूट के अंदर भी क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। पूरी प्लांट बॉडी में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। तो यहाँ पर भी जो सबसे बाहर वाली लेयर है दिस इज एपिडर्मिस। एक सिंगल सेल की लेयर है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, आपस में काफ़ी टाइटली चिपके हुए हैं ताकि कोई भी गैप इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट ना रहे, जिससे ये बाहर के पैथोजन या फिर किसी भी हार्मफुल एजेंट को प्लांट बॉडी में एंटर नहीं करने देंगे। एपिडर्मिस की कुछ सेल यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन बनाती हैं, अपने अंदर एक यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन का फॉर्मेशन करती हैं जिसका नाम है रूट हेयर। ये कुछ यूनिसेल्युलर एक्सटेंशन है जो इन्हीं एपिडर्मल सेल से बाहर निकल रहे हैं।
जिनको हम रूट अपेंडेज या फिर रूट हेयर कह करके बुलाते हैं। एपिडर्मिस एंड दिस इज रूट हेयर। जब हमने शूट पढ़ा था, स्टेम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने शूट हेयर बनाए थे ट्राइकोन्स। ट्राइकोन्स और रूट हेयर में बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि रूट हेयर एक यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन है जो एक सिंगल एपिडर्मिस के सेल से बाहर निकलते हैं, और ये रूट हेयर परमानेंट नहीं होते, ये बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। तो दीज आर टेम्पररी। तो रूट हेयर लगातार बनते हैं और लगातार ख़त्म होते जाते हैं। रूट हेयर का काम है जो सरफेस एरिया, वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है रूट का, उसको बढ़ाना। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन का मेन काम है वो रूट हेयर ही करता है, बिकॉज ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ध्यान से अगर देखो, एपिडर्मिस के ऊपर हमने कोई भी क्यूटिकल लेयर नहीं बनाई है, कोई भी वैक्स की लेयर नहीं बनाई है। जैसा हमने शूट में बनाया था, स्टेम के अंदर एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल लेयर, वैक्स की लेयर थी जो ट्रांसपिरेशन को रोक रही थी। रूट में कभी भी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर रूट के ऊपर में एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होगी, एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी, तो वो प्रॉपरली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो कभी भी रूट एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा एपिडर्मिस जहां पर क्यूटिकल एब्सेंट है पूरी तरह से, इसको हम एक और नाम देते हैं एपीब्लेमा। तो रूट एपिडर्मिस को इसी वजह से एपीब्लेमा भी कह करके बुलाया जाता है। एपिडर्मिस के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे जर्नल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पर जो अरेंजमेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, दिस इज जर्नल कॉर्टेक्स। ये पूरा हमारा जर्नल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट है। ये किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमा के सेल का बना हुआ है, लेकिन ये सेल आपस में लूज अरेंजमेंट, दूर दूर प्रेजेंट है। ये आपस में चिपके हुए प्रेजेंट नहीं है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। यहाँ पर गैप आपको दिख रहा होगा, प्रेजेंट है। दिस इज जर्नल कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, दैट इज एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर भी एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हमें एंडोडर्मिस बनाना है। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, जिसको हम बैरल शेप बोलते हैं, ढोलक शेप बोलते हैं। मतलब ये बीच से मोटी हैं और दोनों साइड से पतली होती हैं। तो ये बैरल शेप की या फिर सिंगल्स ढोलक शेप की एक सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होती है, जो आपस में काफ़ी कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है। यहाँ पर भी गैप प्रेजेंट नहीं है, देखेंगे आप, सेल एकदम चिपके हुए रहते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है। इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये जो लास्ट वाली कॉर्टेक्स की लेयर होती है, दिस इज एंडोडर्मिस। ये भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट। जो एंडोडर्मिस की सेल हैं, जो एंडोडर्मिस की सेल हैं, उसकी वॉल में एक वैक्सी मटेरियल सुबेरियन डिपॉजिट रहता है। जो हमारा एंडोडर्मिस की सेल हैं, उनकी वॉल में एक वैक्सी मटेरियल सुबेरियन डिपॉजिट रहता है, जो इनकी टेंजेंशियल वॉल, ये जो हम टेंजेंशियल वॉल को ये कलर कर रहे हैं, इसमें भी प्रेजेंट रहता है, टेंजेंशियल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है, प्लस रेडियल वॉल में भी, ये जो हम कलर कर रहे हैं रेडियल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी टेंजेंशियल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है और रेडियल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है। इधर भी बना लेते हैं, टेंजेंशियल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है और रेडियल वॉल में। तो
एंडोडर्मिस की सेल के अंदर में उनकी टेंजेंशियल वॉल हो, रेडियल वॉल हो, उसमें एक वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट है जिसका नाम है सुबेरिन। और सुबेरिन की डिपोजिशन होने की वजह से ये जो एंडोडर्मिस की लेयर है इसको एक और नाम मिलता है कैस्पेरियन स्ट्राइप। कैस्पेरियन स्ट्राइप एक पट्टी है। ये कैस्पेरियन स्ट्राइप का काम है कि वाटर को कंट्रोल करना। भाई यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करा जाएगा, अब वाटर जाइलम तक डायरेक्टली ना पहुँचे, उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में जाइलम तक पहुँचाया जाए, उसका काम है सुबेरिन का, कैस्पेरियन स्ट्राइप का। क्योंकि वाटर डायरेक्टली कैस्पेरियन स्ट्राइप को क्रॉस नहीं कर सकता, तो वाटर अंदर कैसे जाएगा जाइलम तक। यहाँ पर अगर आप कैस्पेरियन स्ट्राइप में देखो तो हमने कुछ ऐसे सेल छोड़े हुए हैं जहाँ पर कोई सुबेरिन डिपोजिशन नहीं देखने को मिल रहा। इन सेल को बोला जाता है पैसेज सेल। ये देखिए यहाँ पे ये पैसेज सेल, यहाँ पर ये पैसेज सेल, ये पैसेज सेल, तो इनको बोला जाता है पैसेज सेल। ये जो पैसेज सेल हैं इन्हीं पॉइंट से वाटर अंदर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास में हो जाते हैं पैसेज सेल्स। अब आप बोलेंगे कि सर पैसेज सेल तो काफ़ी कम जगहों पर प्रेजेंट है, क्या बाकी जगहों से वाटर एंटर नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वो मैकेनिज्म दूसरा होता है जिसमें हम सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट की बात करते हैं। वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। आप इतना ही याद रखिए, जो पैसेज सेल हैं इन्हीं पॉइंट से वाटर आगे चल करके क्रॉस करने वाला है। एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? पेरीसाइकल। जो पेरीसाइकल रूट में प्रेजेंट है वो पूरी तरह से पैरेनकाइमा सेल से बना होता है, और पैरेनकाइमा की मल्टीपल लेयर्स से बना होता है। पैरेनकाइमा की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो उसको बना रही होती हैं। तो यहाँ पे हम पैरेनकाइमा के सेल्स बना देते हैं, वो भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल लिविंग होते हैं, तो जो पेरीसाइकल है वो लिविंग सेल की बनी होती है। यहाँ पे मल्टीपल सेल बना देते हैं, लेयर, ये बन गई पेरीसाइकल। पेरीसाइकल को यहाँ पे पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रूट की पेरीसाइकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जो पेरीसाइकल यहाँ पर रूट में प्रेजेंट है वो थिक वॉल पैरेनकाइमा सेल से बनी हुई है। आपने अभी तक पढ़ा है कि भाई जब पैरेनकाइमा कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं तो उनकी वॉल काफ़ी थिन होती है, पर रूट के पेरीसाइकल में जो पैरेनकाइमा प्रेजेंट है वो एक स्पेशल टाइप का पैरेनकाइमा है जिसकी सेल वॉल थिक सेल वॉल होती है। तो जो पेरीसाइकल है वो किससे बना है? थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल। थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा, थिक वॉल पैरेनकाइमा से बना हुआ है। ये जो पेरीसाइकल है ये वो साइट है जहां से रूट अपनी ब्रांचेस बनाता है। जब कोई रूट ग्रो करती है नीचे की तरफ तो वो साइड में लेटरली नई ब्रांचेस क्रिएट करती है, नई ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है। जितनी भी रूट की नई ब्रांचेस निकलती है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पेरीसाइकल से ओरिजिनेट होती हैं। तो पेरीसाइकल वो रीजन है जहाँ से साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू रूट ब्रांचेस, जो रूट की नई नई ब्रांचेस डेवलप होने वाली हैं वो इसी पेरीसाइकल से डेवलप होती हैं। ना सिर्फ रूट की ब्रांचेस डेवलप करता है ये पेरीसाइकल, जब रूट को सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, उसकी विड्थ का इंक्रीमेंट होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने से पहले वस्कुलर कैम्बियम डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो जो वस्कुलर कैम्बियम बनना शुरू होता है वो इसी पेरीसाइकल से शुरू होता है। द साइट ऑफ स्टार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन इसी पेरीसाइकल से पहली बार स्टार्ट होता है। तो रूट का पेरीसाइकल काफ़ी सारे काम कर रहा होता है। पेरीसाइकल के अंदर की तरफ वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल हैं वो रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, कंजॉइंट अरेंजमेंट
जैसा कि एक रेडियस पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, ये हमने जाइलम बना दिया, ये हमने एक और जाइलम एलिमेंट बना दिया, ये एक और जाइलम एलिमेंट बना दिया, और ये एक और जाइलम एलिमेंट बना दिया। ये सारे क्या हैं? जाइलम। आप बोलेंगे फ्लोएम कहाँ गया? फ्लोएम दूसरे रेडियस पे ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगा, मतलब जाइलम के बाद फ्लोएम, फिर फ्लोएम के बाद में जाइलम, फिर जाइलम के बाद में फ्लोएम, इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फिर जाइलम, फिर दो जाइलम के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फिर जाइलम, फिर दो जाइलम के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फिर जाइलम, फिर दो जाइलम के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो अलग अलग रेडियस पे ऑल्टरनेटिवली जाइलम फ्लोएम इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करना कि अगर हम वस्कुलर बंडल की बात करें, जाइलम की बात करें, तो जो प्रोटोजाइलम है, जो छोटे एलिमेंट्स वाले प्रोटोजाइलम, वो बाहर की तरफ लोकेटेड है, और जो बड़े एलिमेंट्स वाले मेटाजाइलम वो अंदर की तरफ लोकेटेड है। आप जाइलम का साइज देख करके भी बता सकते हैं कि छोटे एलिमेंट्स वाले जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, और जो बड़े एलिमेंट्स वाले मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह का जाइलम अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एक्सार्च जाइलम अरेंजमेंट। तो अगर वस्कुलर बंडल की बात करें तो रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जाइलम की बात करें सिर्फ तो एक्सार्च अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और टोटल नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम बंडल कितने देखने को मिलते हैं? 2 से लेकर 4 या 6 तक मैक्सिमम। अगर हम नंबर की बात करें तो 2 वस्कुलर बंडल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 6 हो सकते हैं। 6 से ज़्यादा डाइकॉट में वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। जिनके अंदर 2 होते हैं उसको बोलते हैं डाई आर्च कंडीशन, जहाँ पे 4 होते हैं उसको टेट्रार्च कंडीशन, जहाँ पे 6 होते हैं उसको हेक्सार्च कंडीशन। तो मैक्स टू मैक्स हेक्सार्च कंडीशन तक जा सकता है डाइकॉट रूट में वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो पिथ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी पिथ होती है, बहुत डेवलप्ड पिथ यहाँ पर नहीं मिलती। और पिथ किसकी बनी हुई है? पैरेनकाइमा के लिविंग सेल, जो उनके बीच में काफ़ी सारा गैप प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में है पिथ, जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिलता है। ये हो गया पिथ, पैरेनकाइमा के सेल से बना हुआ है। पिथ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ पे नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, ये भी पैरेनकाइमा के सेल हैं, और इनको बुलाया जाता है कंजक्टिव टिश्यू। इनको क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल हैं, दीज आर कंजक्टिव टिश्यू। तो ये एक डाइकॉट रूट की एनाटॉमी हमने कवर की। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट रूट एनाटॉमी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट की रूट एनाटॉमी में बहुत फर्क होता ही नहीं है, बहुत ही बेसिक माइन्यूट फर्क होता है। तो हम इसी को मॉडिफाई करके मोनोकॉट का एनाटॉमी भी बना सकते हैं। उससे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि मोनोकॉट की रूट में उसकी एनाटॉमी किस तरह से डिफरेंट है डाइकॉट रूट एनाटॉमी से। अगर हम मोनोकॉट की रूट की एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर जो पेरिसाइकल है वो वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाएगा। सब कुछ रहेगा पेरिसाइकल सेम, लेकिन वो वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाएगा, क्योंकि मोनोकॉट्स में तो सेकेंडरी ग्रोथ होनी ही नहीं है, तो वो यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाने वाला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन आता है, नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल। नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल, मोनोकॉट्स में 6 से ज़्यादा वस्कुलर बंडल मिलते हैं, जिसको हम पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। भाई डाइकॉट में कितने वस्कुलर बंडल थे? 2 थे, 4 थे, या मैक्स टू मैक्स 6 था, यानी हेक्सार्च कंडीशन मैक्सिमम वहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट की जो रूट है वहाँ पर वस्कुलर बंडल यूजुअली 6 से ज़्यादा होते हैं, जिसको हम पॉली आर्च कंडीशन कह करके बुलाते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है दैट इज पिथ को लेकर के।
पिथ वेरी वेल डेवलप्ड, जो मोनोकॉट्स हैं वहाँ पर पिथ कैसी होती है, काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है, वो वहाँ पर लेस डिफ्रेंशिएटेड, लेस डेवलप्ड नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। और पहला डिफरेंस हमने लिख ही दिया था कि उनकी पेरिसाइकिल वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाएगी, वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं मोनोकॉट्स। अब इन तीनों डिफरेंस को हम बस खाली इस वाले डायग्राम में ऐड ऑन कर देंगे। तो एक बार हम इसको मिटा लेते हैं, इसी में ऐड हो जाएगा इरेज फुल ऑब्जेक्ट। ठीक, ठीक है, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो जाइलम और फ्लोएम का नंबर है वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तीन, चार, 5, 6, 7, ये जाइलम हो गया और ये प्रेजेंट है फ्लोएम। अभी भी एक्सार्च कंडीशन, रेडियल कंडीशन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, तो जाइलम और फ्लोएम 6 से ज़्यादा प्रेजेंट है। पिथ की बात करें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड पिथ, बहुत ही बड़ा पिथ है जो कि बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, ये मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। बाकी यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया मोनोकॉट रूट एनाटॉमी। रूट एनाटॉमी खत्म करने के बाद में अब हम चलने वाले हैं लीफ एनाटॉमी, जो पत्तों की एनाटॉमी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी प्लांट के लिए, तो उसकी एनाटॉमी अब हम कवर करने वाले हैं। पहले डाइकॉट लीफ, फिर उसके बाद में मोनोकॉट लीफ, सेम ऑर्डर में, पहले डाइकॉट लीफ और उसके बाद में मोनोकॉट लीफ स्टडी करेंगे। तो पहले हम डाइकॉट लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। अब लीफ की मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, तो पहले लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन को हम कैसे काटेंगे वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक पत्ता है, एक लीफ है, ये डाइकॉट लीफ है, इसके अंदर में रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सली काटने के लिए हम इसको ऐसे परपेंडिकुलरली काटेंगे, मतलब ये जो इसका मेन एक्सेस है पेटियोल से, इसके परपेंडिकुलरली हमने काटा, और काटने के बाद में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो सेक्शन हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन। डाइकॉट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर हमें दो एपिडर्मिस दिखाई पड़ेंगे। भाई दो सरफेस में बट जाएगा ना वो, एक आउटर सरफेस ऊपर वाली पत्ती की और एक नीचे वाली। तो अब की बार दो सरफेस रहेंगी, एक पत्ती के ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला। जो ऊपर वाला सरफेस है उसको अडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, और जो नीचे वाला सरफेस होता है इसको एबेक्सियल सरफेस बोलते हैं। अब क्योंकि टोटल दो सरफेस हैं तो हमारे पास दो एपिडर्मिस भी मिलेंगी। ये जो ऊपर वाली सरफेस पर एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है इसको बोलेंगे अडेक्सियल एपिडर्मिस। इसको क्या बुलाया जाएगा? अडेक्सियल एपिडर्मिस। जबकि जो नीचे वाली एपिडर्मिस लेयर रहेगी इसको बोला जाएगा अबेक्सियल एपिडर्मिस। जो नीचे वाली है दिस इज कॉल्ड एज अबेक्सियल एपिडर्मिस। अडेक्सियल और एबेक्सियल एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, क्योंकि लीफ के अंदर में, लीफ की सरफेस पर, लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो पोर हैं जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन लीफ में होता है। लेकिन जो अडेक्सियल सरफेस है और अबेक्सियल सरफेस है, यहाँ पर स्टोमेटा का नंबर चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों के ऊपर वाटर लॉस का जो इम्पैक्ट है वो अलग देखने को मिलेगा। इसका रीज़न इसलिए ये है कि भाई अडेक्सियल सरफेस पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, जो अडेक्सियल सरफेस है वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, लेकिन जो अबेक्सियल सरफेस होती है वो शेड में होती है, नीचे की तरफ होती है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। इस वजह से जो अडेक्सियल सरफेस होता है हमेशा वहाँ पे मोटा क्यूटिकल पाया जाता है। वहाँ पे क्यूटिकल कैसा होगा? थिक क्यूटिकल, क्योंकि यहाँ से वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है।
अबैक्सियल एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल होगा, लेकिन थिन क्यूटिकल, यहाँ पे पतला क्यूटिकल पाया जाता है। अडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस के अंदर जो स्टोमेटा का नंबर है वो भी डिफर करता है, क्योंकि वाटर लॉस ऊपर से होने के चांस ज़्यादा है, सनलाइट ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। तो अडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा कम होंगे या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा कम होंगे या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, जबकि अबैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम स्टोमेटा बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ पोर हमने क्रिएट कर दिए। ये स्टोमेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पोर हैं और ये गर्ड सेल हैं जो कि स्टोमेटा को कवर करके रखे हुए हैं। तो डाइकॉट के अंदर एडेक्सियल सरफेस पे कम स्टोमेटा होते हैं और अबैक्सियल सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कि नीचे वाली कंडीशन पर ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके वस्कुलर बंडल। जो वस्कुलर बंडल पत्तों में पाया जाता है वो होता कहाँ पे है भाई? पत्तों के वीन्स में। ये जो पत्तों के अंदर में वीन्स जा रही हैं, ये रेखाएं जा रही हैं, इन्हीं रेखाओं के अंदर जाइलम और फ्लोएम रन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम हम सेंटर में बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें ऊपर की साइड पे जाइलम लोकेटेड होता है और नीचे की साइड पे फ्लोएम लोकेटेड होता है। अडेक्सियल सरफेस पे जाइलम लोकेटेड है और अबैक्सियल सरफेस पे फ्लोएम लोकेटेड है। क्योंकि दोनों सेम रेडियस पे हैं, एक ही साथ में प्रेजेंट हैं, चिपके हुए हैं, ऐसी कंडीशन को हम कंजॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। तो वस्कुलर बंडल जो पत्तों में पाया जाता है दैट इज कंजॉइंट टाइप, दोनों एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं, जाइलम अडेक्सियल और फ्लोएम अबैक्सियल। इसमें भी जो छोटे जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि प्रोटोजाइलम, वो अडेक्सियल साइड पे होते हैं। जो छोटे वाले हैं प्रोटोजाइलम वो अडेक्सियल साइड पे है और मेटाजाइलम अबैक्सियल साइड पे है। ये भी हमें याद रखना है। ये हो गया वस्कुलर बंडल। जो वास्कुलर बंडल के एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उनके आसपास में बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं। जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वस्कुलर बंडल को इनके आसपास बंडल शीथ सेल होंगे। ये जो बंडल शीथ सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं। जो बंडल शीथ सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लेबल कर दें बंडल शीथ सेल, जो कि पैरेन्काइमा के बने हैं। अब इन बंडल शीथ सेल में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो इनको सरफेस से कनेक्ट करके रखेंगे, जिनको बोलते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। ये भी पैरेन्काइमा के बने होते हैं। ये क्या है? बंडल शीथ एक्सटेंशन, जो वेस्कुलर बंडल को अबैक्सियल एपिडर्मिस और अडेक्सियल एपिडर्मिस से कनेक्ट करके रखती है। तो ये भी हमारे पास में एक्सटेंशन है, बंडल शीथ एक्सटेंशन, और ऊपर वाला भी बंडल शीथ एक्सटेंशन है जो कि पैरेन्काइमा से बने हुए हैं। ये हो गए वस्कुलर बंडल। अगर हम बात करें मीजोफिल सेल के, पत्तों में सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है उनका मीजोफिल सेल, जिसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो मीजोफिल सेल है वो भी दो टाइप्स के दिखाई पड़ते हैं। जो अडेक्सियल एपिडर्मिस पे मीजोफिल सेल हैं वो लंबे लंबे इस तरह से और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं।
एक दूसरे के इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इनका नाम होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा है, ये जो मीसोफिल सेल हैं, इनका नाम होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। पेलिसेड मीसोफिल्स या फिर पेलिसेड पैरेन्काइमा। जबकि एबैक्सियल सरफेस पे जो मीसोफिल सेल मिलते हैं वो स्पंजी पैरेन्काइमा। जो एबैक्सियल सरफेस की तरफ मिलते हैं दे आर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इनके शेप में भी फ़र्क है और इनके अरेंजमेंट में भी फ़र्क है। अगर हम पेलिसेड पैरेन्काइमा की बात करें तो ये इलोंगेटेड हैं, लंबे लंबे हैं, पैरेलल अरेंजमेंट शो करते हैं, एक दूसरे से पैरेलल लोकेटेड रहते हैं और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस या फिर जो गैप है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, कोई गैप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। वहीं पर अगर हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करें तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ओवल या फिर राउंड होता है। ओवल या फिर राउंड होता है। इनका जो अरेंजमेंट है वो लूज अरेंजमेंट है, इनके बीच में गैप प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप के पैरेन्काइमा हैं, मीसोफिल सेल हैं, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एक और चीज़ याद रखनी है कि भाई जो वस्कुलर बंडल है, हमने यहाँ पर एक सिंगल वस्कुलर बंडल बनाया है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही वस्कुलर बंडल है। जितनी भी वीन्स हैं उन सब के अंदर में अपना खुद का वस्कुलर बंडल होता है। अब क्योंकि डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट अरेंजमेंट है, जहाँ पे वीन्स का जो साइज़ है वो चेंज होता है। सबसे बीच वाली मिड वीन सबसे बड़े डायमीटर की होती है। जैसे जैसे हम लेटरल्स या साइड में मूव करते हैं तो वीन्स का साइज़ छोटा होता जाता है। वैसे ही जब हम साइड की तरफ मूव करेंगे तो वस्कुलर बंडल्स का साइज़ भी छोटा होगा। यहाँ पे बड़ा वस्कुलर बंडल है, यहाँ पे छोटा वस्कुलर बंडल, यहाँ पे उससे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे सब बीच वाले से छोटा, यहाँ पे उससे भी छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा। इस तरह से वस्कुलर बंडल जो है वो डिफरेंशियल साइज या फिर लगातार उनका साइज साइड में जाने पर, लेटरली मूव करने पर कम होता जाएगा। ये हो गया एक डाइकॉट लीफ का एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ एनाटॉमी। मोनोकॉट की लीफ एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई पड़ती है डाइकॉट लीफ में, क्योंकि मोनोकॉट की लीफ की मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। अगर आपने मोनोकॉट लीफ देखा हो, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर केन, तो शुगर केन के अंदर में जो पत्ते होते हैं वो लंबे साइज के होते हैं, है ना। वो हमारे पास में लंबे साइज के आपको दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे, कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। इनका ट्रांसवर्स सेक्शन हम काटेंगे, इनको परपेंडिकुलरली काटेंगे और इनको जब ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी एनाटॉमी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर भी दो तरह की सरफेस है, आउटर सरफेस या फिर ऊपर वाली सरफेस जिसको एडैक्सियल सरफेस बोलेंगे, और नीचे वाली सरफेस जिसको अबैक्सियल सरफेस बोलेंगे। हर एक सरफेस पे एक एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। एडैक्सियल सरफेस पर एडैक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाली सरफेस पर अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एक सिंगल लेयर की सेल लेयर प्रेजेंट है जिसको एपिडर्मिस बोल रहे हैं। ऊपर वाली एडैक्सियल और नीचे वाली एपिडर्मिस अबैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाली अबैक्सियल एपिडर्मिस। क्योंकि मोनोकॉट की लीफ जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, उसके ऊपर सनलाइट दोनों साइड पे बराबर पड़ती है। डाइकॉट लीफ की तरह ये फ्लैट या फिर लेटरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। लेटरल फॉर्म में प्रेजेंट ना हो करके एकदम इलोंगेटेड होती है, मतलब सनलाइट दोनों साइड पे बराबर पड़ती है। इधर भी सनलाइट पड़ती है बराबर और अबैक्सियल सरफेस पे भी बराबर सनलाइट पड़ती है। इस वजह से दोनों सरफेस पर जो क्यूटिकल है वो सेम थिकनेस का प्रेजेंट होगा। एडैक्सियल एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल प्रेजेंट है, सेम थिकनेस का क्यूटिकल
अबैक्सियल एपिडर्मिस पर भी देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस पे क्यूटिकल के अलावा जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो भी दोनों सरफेस पर बराबर देखने को मिलेंगे। तो जो एपिडर्मिस में स्टोमेटा हैं वो भी अब की बार दोनों सरफेस पे देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे इनके गार्ड सेल और ये स्टोमेटल पोर को कंट्रोल कर रहे हैं। इधर भी इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है, मतलब यहाँ भी गार्ड सेल हैं और स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्योंकि दोनों साइड पे बराबर नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट है, इसीलिए मोनोकॉट कंडीशन को जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन। जो मोनोकॉट के अंदर में स्टोमेटा की कंडीशन है उस कंडीशन को हम एम्फीस्टोमेटिक बोलते हैं। एम्फीस्टोमेटिक, एम्फी मतलब टू और स्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल की बात करें अंदर की तरफ, तो वस्कुलर बंडल यहाँ पे भी कंजॉइंट रहते हैं। जाइलम ऊपर की तरफ, फ्लोएम नीचे की तरफ, प्रोटोजाइलम ऊपर और मेटाजाइलम बड़े वाले नीचे। कंजॉइंट अरेंजमेंट यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बंडल शीथ सेल जो यहाँ देखने को मिलते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो बंडल शीथ सेल्स हैं, ये जो BSE सेल है, ये स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। साथ में जो बंडल शीथ एक्सटेंशन जो इनको एपिडर्मिस से जोड़ के रखता है नीचे और ऊपर की तरफ, ये जो सेल है, ये जो बंडल शीथ एक्सटेंशन है दोनों साइड पे, ये भी स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। सो दीज आर बंडल शीथ एक्सटेंशन, और ये जो बंडल शीथ एक्सटेंशन है ये खुद भी स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल भी यहाँ पर डिफरेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड और स्पॉन्जी में। यहाँ पे पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म मास होता है मीजोफिल सेल का, जिसके बीच में जगह जगह पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती है जो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मीजोफिल पेलिसेड और स्पंजी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, सेम कंडीशन इधर भी प्रेजेंट होगी। तीसरा जो फर्क आता है डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में, एक और फर्क ये है कि मोनोकॉट लीफ की जो वीन्स हैं वो इक्वल साइज की होती हैं। भाई अगर हम मोनोकॉट लीव्स की वीन्स देखें तो मिड वीन तो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन बाकी सारी जो साइड में होती है वो सारी इक्वल साइज की होती है और एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही होती है। ये जो कंडीशन है ये हमें वस्कुलर बंडल के साइज में भी समझ में आएगा। ये जो मिड वीन है उसके पास सबसे बड़ा वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, और जैसे जैसे हम साइड में मूव करेंगे तो वस्कुलर बंडल का साइज यूनिफॉर्म रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ ये मिड वीन से थोड़े से छोटे बनेंगे, बाकी उनका साइज बराबर रहेगा। तो ये होता है हमारा मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी। तो हमने इस वीडियो में रूट, स्टेम, लीफ तीनों की डाइकॉट मोनोकॉट एनाटॉमी कवर कर ली है।